नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए भाषण से। मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को जमकर सुनाया। उन्होंने दो टूक कहा कि मोदी सरकार के लिए संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि वंचितों के कल्याण और राष्ट्र निर्माण की मूल प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र पाताल से भी गहरा है। हमारा संविधान दुनिया के संविधानों की नकल नहीं है। संविधान संशोधन से लेकर जाति के आधार पर आरक्षण देने के मुद्दे तक हर बात को अमित शाह ने उठाया है। अमित शाह ने आपातकाल को याद कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कांग्रेस पर नागरिक अधिकारों के कत्ल के लिए संविधान संशोधन करने का आरोप लगाया। 50% से ज्यादा आरक्षण करने की वकालत की। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि देश के 2 राज्यों में धर्म पर आरक्षण अस्तित्व में है। धर्म के आधार पर आरक्षण ये गैर संवैधानिक है। मान्यवर, संविधान सभा की कोई भी डिबेट आरक्षण के प्रावधान करने वाले आर्टिकल की पढ़ लीजिए। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। आरक्षण पिछड़ापन के आधार पर। मान्यवर, मगर दोनों राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार थी तब धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में रुक जाता क्योंकि 50% की सीमा है। वो ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं। 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। मानिए, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। और सीएम नीतीश कुमार 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर निकलने वाले। पहले चरण की यात्रा में सीएम नीतीश जनता को बिहार की प्रगति के बारे में बताएंगे और सीएम की इस यात्रा को लेकर सियासत काफी तेज है। सीएम की इस यात्रा पर सबकी निगाहें टिके हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा का आगाज करेंगे। सीएम नीतीश की यात्रा का पहला चरण 23 से 28 दिसंबर तक का होगा। नीतीश कुमार अपने यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से करेंगे। पहले चरण में 28 दिसंबर तक नीतीश 5 जिलों की यात्रा करेंगे। 24 दिसंबर को नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण में रहेंगे। 26 दिसंबर को नीतीश की यात्रा शिवहर और सीतामढ़ी में होगी। 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में नीतीश की प्रगति यात्रा होगी। 28 दिसंबर को वैशाली में पहले चरण की यात्रा का समापन होगा। नीतीश कुमार की इस यात्रा पर सियासत भी गर्मा गई है। संवाद के नाम पे डर गए हैं नीतीश कुमार। अब बिहार को दुर्गति करके प्रगति यात्रा पे निकल रहे हैं कि 20 सालों में उन्होंने बिहार को कितना दुर्गति किया है। बुद्धि बटाई में नहीं मिलता, समझ का फेर है। अरे प्रगति यात्रा तो क्रमिक विकास का एक सूचक है और महिलाओं का योगदान तो 50% महिलाएं हैं, उनके योगदान को कौन नकार सकता है। नीतीश कुमार का यात्रा पर जाना कोई नई बात नहीं है। नीतीश अब तक के कार्यकाल में 14 बार यात्राएं कर चुके हैं। इस बार प्रगति यात्रा का मकसद जनता को बिहार की प्रगति के बारे में बताना है। नीतीश कुमार इस यात्रा में शराबबंदी के फायदे बताएंगे, महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के फायदे गिनाएंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के काम को बताएंगे, युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की उपलब्धियां बताएंगे। नीतीश जनता के बीच जाएंगे और अपना काम बताएंगे। नीतीश कुमार हर साल की तरह इस साल भी यात्रा पर निकल रहे हैं। वहीं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से तय महिला संवाद यात्रा भी होगी, जिसमें सीएम नीतीश विभागीय मंत्रियों के साथ शामिल होंगे। नीतीश कुमार विश्वास यात्रा, संकल्प यात्रा, संपर्क यात्रा, जन जीवन हरियाली यात्रा सहित कई यात्राएं निकाल चुके हैं। नीतीश को इन यात्राओं से सियासी फायदा हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा पर सभी की नजरें टिकी हैं।
न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और बिहार की सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा का पहला चरण 23 से 28 दिसंबर तक का होगा और नीतीश कुमार यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से करेंगे। 24 दिसंबर को नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण में रहेंगे और मुख्यमंत्री पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड के सुगांव पंचायत में आएंगे, जहां वे जल जीवन हरियाली, नल जल योजना, पंचायत सरकार भवन, तालाब और कुआं के जीर्णोद्धार के साथ साथ कई योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। कई योजनाओं का उद्घाटन भी उनकी तरफ से किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम तय हुआ है। इस जिला में 24 तारीख को कार्यक्रम होना है और उसके लिए बाकायदा हम लोग किस तरह से तैयारी की गई है। और यहाँ बगल में सुगौली प्रखंड में उत्तरी सुगांव पंचायत है, वहाँ पर हम लोगों की तैयारी हुई है। वहीं पर कार्यक्रम जो भी योजना होंगे उनको दिखाया जाएगा। उसके बाद वहाँ से आरओबी का उद्घाटन होना है और समीक्षा होनी है। वहीं झारखंड में राइस मिल के बांग्लादेश कनेक्शन ने खलबली मचाकर रख दी है। बड़ी खबर जामताड़ा के बेना से है, जहां एक राइस मिल में भारी संख्या में रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश छपी चावल की बोरी मिल गई है। कुछ बोरियों में चावल भी भरा हुआ था। जिला आपूर्ति विभाग को पीडीएस और एफसीआई की चावल की कालाबाजारी की खबर मिली थी, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने छापेमारी की, जिसमें भारी संख्या में बांग्लादेश लिखी बोरी जब्त की गई है। इस दौरान चावल लदे एक पिकअप को भी जब्त कर लिया गया। आगे की जांच को लेकर प्रशासन ने इस राइस मिल को सील कर दिया है। वहीं मिल मालिक का यह दावा है कि उसने नीलामी में पीडीएस का चावल लिया था। जहां तक बोरी का सवाल है, तो उसने पश्चिम बंगाल में एक राइस मिलर से बोरी खरीदी थी, जो चावल बांग्लादेश भेजता था। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। कोई ने फोर्स के साथ छापेमारी की है, तो यहाँ पे अवैध पाया गया है, जिसको इन लोगों ने सील कर दिया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बाकी लोग भी सचेत हो जाएं कि अगर इस तरह का मामला कहीं भी पाया जाता है तो हम बख्शेंगे नहीं, उन पे कार्रवाई होगी। क्योंकि ये जी अवैध पीडीएस का चावल भी बरामद हुआ है। इन लोगों ने चावल जो है वो पीडीएस का और गवर्नमेंट का लिया जा रहा है, साथ ही साथ बाहर से भी तस्करी हो रही है। तो रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश का यहाँ बहुत सारा बैग मिला और चावल एक गाड़ी है, वो जांच का विषय है। फोर्टिफाइड राइस है 36 बैग, उसकी जांच की जा रही है। तो जांच के बाद वो पता चलेगा। दिन है, अब तो दिया जाएगा। नहीं देंगे तो फिर आप क्या होगा? अब नहीं तो सील कर देंगे बिल, मैंने यही एक बार सील ही कर देंगे। तो उसी समय समझ गए थे कि ये कितना भी बात कर लीजिए, ये सील करना ही है इसको। जबकि बताया कि हम लोग 16,000 कुंटल धान चावल एफसीआई से ऑप्शन में लिए थे, उसी का चावल है। बांग्लादेश का जो बोरा बोला जा रहा है, वो बोरा बांग्लादेश एक मिलर यहाँ का बर्दवान का या शायद कहाँ का मिलर है, वो बांग्लादेश चावल मैंने भेजने के लिए हमसे माल खरीदा था, तो अपना पैकेट हमको भेजा था। वो पैकेट मेरे पास में कुछ बच गया था। वहीं इरफान अंसारी का बड़ा बयान। राइस मिल मामला, मंत्री इरफान अंसारी का खुलासा। राइस मिल मालिक पर खुलासा किया है। मिल मालिक का बांग्लादेश कनेक्शन है। पहले भी दावा किया गया है घोटाले में वो जेल जा चुका है। और आपको बता दें कि दवा घोटाले में भी जेल जाने की उनकी खबर है। जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये पूरा मामला बेहद चौंकाने वाला है। इरफान अंसारी का बड़ा बयान सामने आया। जामताड़ा के लिए ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ और उसी विभाग में नकली चावल, प्लास्टिक का चावल बनाकर बांग्लादेश भेजा जा रहा था। एफसीआई जो गरीब को चावल मिलना चाहिए था, वो चावल गरीब को ना मिलकर देकर वो राइस मिल में जाता था। वहाँ से बड़ी मात्रा पर पैकेट बनाकर बांग्लादेश सप्लाई की जा रही थी। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो संचालन करता है उनका पहले से बांग्लादेश में लिप्त है और दवाई घोटाला में वो जेल जा चुका है बांग्लादेश में। और अब ये मामला आ रहा है तो बड़ा चौंकाने वाला मामला है। इरफान अंसारी यहाँ का विधायक भी है और इतना बड़ा गोरधंधा चल रहा था, किसके सहायता चल रहा था, इसके मास्टरमाइंड कौन है, कौन इसका देखरेख कर रहा था, ये तो जांच का विषय है। और
सरकार ने संज्ञान में लिया है। मैं निश्चित तौर पर अपने आवाम को कहना चाहता हूं, जो भी दोषी होगा तो इरफान अंसारी का बड़ा बयान आपने सुन लिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस पूरे मामले में दवा को लेकर भी पहले धांधली की गई थी, जिसका खुलासा हुआ है। राइस मिल मालिक पर खुलासा, मिल मालिक का बांग्लादेश कनेक्शन बताया जा रहा है। कुछ बोरियों पर बांग्लादेश भी लिखा हुआ था और उस कुछ बोरियों में पहले से चावल भी थे। मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है। राइस मिल मालिक पर यह खुलासा हुआ। जामताड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिल मालिक का बांग्लादेश कनेक्शन बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले भी दवा घोटाले में ये व्यक्ति जेल जा चुका है और इस पूरे मामले को लेकर सघनता से जांच पड़ताल की जाएगी। जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, ये कहना है मंत्री इरफान अंसारी का। ये पूरा मामला बेहद चौंकाने वाला है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है, छानबीन की जा रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर झारखंड चुनाव के दौरान भी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी और इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी लगे थे। और इसी बीच में जब ये मामला खुलकर सामने आया है तो इस पर भी सियासत गरमा सकती है, लेकिन उससे पहले ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो आपको नजर आ रहा होगा कैसे लिखा हुआ है बांग्लादेश। ये चावल की बोरियां हैं जिस पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है बांग्लादेश। तो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश इन बोरियों पर लिखा है। कुछ बोरियों में चावल भी हैं और इस पूरे मामले का खुलासा होते ही जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ये कहना है इरफान अंसारी का। और बिहार के लिए सूखा, नशा और शराब नासूर बनता जा रहा है। नए साल का काउंटडाउन शुरू होते ही नशे की तस्करी तेज हो गई है। अगली 4 खबरें नशे की तस्करी से ही जुड़ी हैं। सबसे पहले बात मोतिहारी की करेंगे। यहाँ एक स्कूल बस से गांजे की बड़ी खेप बरामद हुई। मामला रामगढ़वा थाना इलाके का है। जानकारी के अनुसार एक स्कूल बस से 2 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। जब्त गांजे की कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार लाल बाबू प्रसाद नेपाल से गांजा की खेप लेकर पहुंचा था। सीट के नीचे पैकेट छिपाकर तस्करी की जा रही थी। करीब 1 क्विंटल से भी अधिक गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। और ये जो गांजा है ये स्कूली बच्चों का जो बस होता है उसमें छुपा कर लाया जा रहा था और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। और पूछताछ में गांजा तस्कर ने बताया है कि नेपाल से ये गांजा लेकर आ रहा था। बढ़ते आगे, पूर्णिया में स्मैक तस्करों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इस कड़ी में पुलिस ने 22 से 2 नशा तस्कर शक्ति हल्दर और विश्वजीत देवनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इससे पहले 12 दिसंबर को भी 2 तस्करों को 5 किलो 200 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा था। तस्करों की सिंडिकेट पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने दालकोला में भी कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार ये लोग पश्चिम बंगाल के दालकोला में रहकर सिंडिकेट चलाया करते थे। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने 315 ग्राम स्मैक जब्त कर लिया है। जिनसे लाया गया सप्लाई किया गया था उनके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही जो इसमें बनाया जाता था उसके केमिकल वगैरह की भी हम लोग पता किए हैं, उससे भी गिरफ्तारी हुई है। तो हम लोग 2 एंगल से चल रहे हैं, जो इसके पहले देते थे वो और जिनको ये बना के सप्लाई करते थे, दोनों पे कार्रवाई चल रही है। वहीं मुजफ्फरपुर में लाखों की विदेशी शराब की खेप पकड़ी गई है। पुलिस और उत्पाद विभाग ने बरूराज थाना क्षेत्र के चनही गांव में कार्रवाई की, जहां से ट्रक पर लोडेड 115 कार्टन शराब जब्त कर ली गई है। शराब की खेप को यूपी से मंगवाया गया था और उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त के अनुसार तस्कर की पहचान कर ली गई है और उस पर कार्रवाई के लिए छापेमारी जारी है। गुप्त सूचना के आलोक में कार्रवाई की गई है। चनही चौक है थाना बरूराज में, जहाँ पे एक ट्रक में सीक्रेट गोदाम ये बनाया गया था, सीक्रेट चैम्बर बनाया गया था, उसमें विदेशी शराब छिपा कर रखा गया था। तो रिकवरी में करीब 115 पेटी विदेशी शराब मिला है। गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चिन्हित कर रहे हैं कौन कौन से कारोबारी हैं जो इसमें संलिप्त हैं।
बढ़ते आगे, मोतिहारी पुलिस ने शराब तस्करी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार पूर्व जिला परिषद की बेटी, कोर्ट का क्लर्क और उसकी पत्नी को पुलिस ने पकड़ लिया है। बंजरिया थाना क्षेत्र के झखिया गांव इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ब्रांडेड शराब के साथ तीनों को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने शराब की डिलीवरी करने के लिए उसको स्टॉक करके रखा था। झखिया गांव में जो पहले से भी शराब का हॉटस्पॉट रहा है, वहां पर कल काफ़ी दल बल के साथ पुलिस ने छापेमारी की थी। इसमें से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में शराब भी बरामद किया गया। और इसी छापेमारी के क्रम में एक युवती भी गिरफ्तार की गई, जो कि पूर्व जिला परिषद की पुत्री बताई जा रही है। और इसी के साथ साथ एक माननीय न्यायालय में काम करने वाला एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को भी पुलिस ने शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इन सभी को माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। और बिहार में पिछले 2-3 दिनों से ठंड से थोड़ी राहत मिल गई है। तापमान बढ़ने से ठंड थोड़ी कम हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन ठंड का असर कम ही रहेगा, लेकिन बिहार के कई इलाकों में कुहासा रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम के मिजाज को लेकर आपको पूरी जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। ऐसे दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन फिलहाल ठंड से थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। और मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है उसके हिसाब से पिछले कुछ दिनों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसकी वजह से ठंड के असर में थोड़ी कमी आई है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रहा है। और मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान जो है 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है, यानी कि ठंड का असर थोड़ा कम रहेगा। हालांकि मौसम विभाग ने ये भी भविष्यवाणी की है कि राज्य के कई जिले जो खासकर सीमावर्ती और कोसी और सीमांचल का इलाका है, वहाँ पे घने कोहरे का असर साफ साफ देखा जा सकता है। साथ ही कुछ दिनों में बिहार में न्यूनतम तापमान लगभग 4-5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था बिहार के कई जिलों में, लेकिन एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी होने की वजह से ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। लेकिन मौसम विभाग ने एक और भी जानकारी दी है, उसके हिसाब से उन्होंने जो जानकारी दी उसके हिसाब से जो बर्फबारी हो रही थी देश के कई हिस्सों में, जिसकी वजह से बिहार में ठंड का असर बढ़ गया था, लेकिन अब बर्फबारी रुक गई है। पछुआ हवा चलने की वजह से ठंड का जो प्रवाह होता है वो थोड़ी कम हो गई है। और ख़ासकर दिन में जब धूप निकल रहा है उसके वजह से भी लोगों को राहत मिल रही है। लेकिन मौसम विभाग ने ये भी भविष्यवाणी की कि आने वाले 4 से 5 दिनों के बाद जब तापमान में गिरावट आएगी, तब बिहार के कई जिलों में ठंड का असर बढ़ सकता है और लोगों को सर्दी कपकपा सकती है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और अगली खबर गोपालगंज से, जहां ठंड बढ़ने के कारण दिल के मरीजों की परेशानियां बढ़ गई है। बीते 24 घंटे में हाई ब्लड प्रेशर से 2 मरीजों की मौत हो गई, जबकि सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दर्जन भर मरीजों को भर्ती किया गया है। डॉक्टरों ने बीपी के मरीजों से दवा का सेवन नहीं छोड़ने और विशेष सावधानी बरतने की अपील की। इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड में बीपी के मरीजों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। खासकर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इस वक्त बीपी से संबंधित जो मरीज है उनकी संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 मरीजों की ब्लड प्रेशर से मौत हो चुकी है। एक मरीज जो राम पूजन थे, विशंभरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले, वे रास्ते में ही अस्पताल आने से पहले रास्ते में ही डेथ कर चुके थे और यहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। एक मरीज के इलाज के दौरान मौत हुई है। तो बीते 24 घंटे में हाई ब्लड प्रेशर से 2 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर मरीज जो है इस वक्त सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किए गए हैं और इन सभी मरीजों का इलाज डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है। तो सदर अस्पताल में इस वक्त ठंड बढ़ने की वजह से बीपी के मरीजों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। खासकर लकवा हो या फिर हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित मरीज हो, कोल्ड डायरिया से संबंधित मरीज हो, उनकी संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे मौसम में डॉक्टर भी लगातार मरीजों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं और जो बीपी के मरीज हैं उन्हें लगातार दवा का सेवन करने की अपील कर रहे हैं। तो बीपी के मरीजों को डॉक्टरों ने दवा किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने की अपील की है। साथ ही इस मौसम में विशेष सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।